Hello, hi, greetings to one and all. Welcome to the channel. Today we are going to discuss the editorial as well as the Hindu newspaper of 10th December. And as you can notice, this is the newspaper before us. This is the newspaper before us. Just give me a second. एंड आज के जो हम टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ ताकि हमारे लिए क्लैरिटी हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। करेक्ट है दोस्तों, आज साइक्लोन फॉर्मेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि तमिलनाडु में साइक्लोन मांडूस आ रहा है और ये बे ऑफ बंगाल रीजन में बन रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या कारण हैं जिस वजह से ये साइक्लोन बनते हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखेंगे। ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये उतना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है जितना ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे हमारे केंद्र सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास वाइड पावर्स हैं। वाइड पावर्स हैं क्या करने के लिए, डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को भी GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर कलेजियम सिस्टम के ऊपर बराबर से न्यूज़ आई है, अभी डिसीजन दिया है कोर्ट ने और राइट टू इन्फॉर्मेशन में कलेजियम के फैसले को नहीं जोड़ा गया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीज़ों को कवर करेंगे। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अभी एक बेसिकली रिक्वेस्ट करी है कि लीगल एज फॉर मैरिज जो है मुस्लिम वुमेन के लिए वो भी उतनी ही कर दी जाए जितनी करेंटली सभी बाकी महिलाओं के लिए भारत देश में है। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी को पढ़ेंगे। कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में इस विंटर सेशन में, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही में इसी विंटर सेशन में कई सवाल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के फॉर्मेट में, उनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। तो ये हो गए हमारे दोनों GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट सामने आया है GS3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडिया चाइना और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मुलाकात हुई है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के आज 8 टॉपिक्स हैं मेजर जो हम कवर करने वाले हैं। एक एक करके हम टॉपिक्स को हेडिंग के हिसाब से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु में बारिश आने लगी है, मांडूस जो है वो ज़मीन की तरफ लैंडफॉल करने लगा है। 15 फ्लाइट्स जो हैं उससे ज़्यादा कैंसिल हो चुकी हैं। तो मामलापुरम कोस्ट नियर चेन्नई एट 10 PM फ्राइडे ब्रिंगिंग मोर इंटेंस रेन टू द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। अब दोस्तों इसमें क्या है ना, साइक्लोन की स्पीड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन जो हवा है रफ्तार वो हो सकता है कि 85 किलोमीटर पर आवर की तरफ हो जाए और उससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये जो साइक्लोन है ये अभी सीवियर साइक्लोन नहीं है, ये साइक्लोन सीवियर हो सकता है। इसी कारण की वजह से नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं पहले कि साइक्लोन कैसे बनता है। तो सबसे पहले साइक्लोन मांडूस के ऊपर कुछ बेसिक बातें करते हैं। साइक्लोन मांडूस जो है ये नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया है और इस नाम का मतलब है ट्रेजर बॉक्स। हर साल जब साइक्लोन आता है तो जितनी भी इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने कुछ सुझाव रखे हुए हैं कि मेरी तरफ से ये नाम है। तो साइक्लोन के जैसे जैसे नाम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर दिए हैं, या ये कह लीजिए कि लेटर वाइज। तो कंट्री जैसे अगला साइक्लोन ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगला साइक्लोन जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा। जैसे पाकिस्तान का गुलाब आया था, आमफान था, फानी था, निसर्ग था। तो ये सारे साइक्लोन के नाम होते हैं और इनके अपने अपने मतलब होते हैं। ठीक है। इंडियन ओशन में 2 महीनों में बेसिकली 2 समय साल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन बनता है, एक अप्रैल से जून के बीच में, दूसरा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। यानी कि एक हमारे गर्मी के दौरान और दूसरा हमारे ठंडी के दौरान। और ऐसा देखा गया है कि बे ऑफ बंगाल रीजन में इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है अरेबियन सी के कंपैरिजन में। इसका थोड़ा सा कारण ये हो सकता है कि साउथ चाइना सी से काफ़ी नज़दीक है। साउथ चाइना सी भी एक तरह का सी का वॉलेटाइल एरिया माना जाता है। सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि साइक्लोन का फॉर्मेशन अचानक होता है। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन इसलिए होता है जब समुंदर का जो सतह का टेम्परेचर है वो हाई रहे और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहे। तो जाहिर सी बात है जब सी सरफेस टेम्परेचर इवापोरेट करता है, ज़्यादा रहेगा तो पानी इवापोरेट करेगा, पानी इवापोरेट करने से मॉइस्चर भी इवापोरेट होगा। और
इनके बारे में खास बात यह है कि सारे साइक्लोन्स देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ मूव करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ बोले तो इस तरफ, दे ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन। हालांकि अरेबियन सी के पास ऐसा देखा जाता है, जब हम अरेबियन सी की बात करते हैं तो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को पार करने के बाद साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगते हैं, और जिसके कारण हमें गुजरात में देखने को लैंडफॉल मिलता है। और ये हो सकता है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से। दिस कैन बी ड्यू टू लैटिट्यूडनल रिलेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हालांकि ये रेयर इवेंट होता है, अरेबियन सी में साइक्लोन का बनना ही रेयर है, तो इसलिए अभी हम इस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेज 1 है साइक्लोन फॉर्मेशन की यहाँ से। ये अगर आप इसको सी माने, इफ़ यू कंसीडर दिस पर्टिकुलर एरिया एज सी, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट इंसुलेशन आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवा गर्म हो रही है। और जब हवा गर्म हो रही है तो वो फिर कैसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखाई देगी। दिख रही है यहाँ पे आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है तो वो ऊपर भी उठ रही है। जब ऊपर उठ रही है तो हो क्या रहा है, जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठेगी तो नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें तो ये तो कोल्ड एयर है, दिस इज कोल्ड एयर एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन वेरी फास्टली। इट स्टार्ट्स मूविंग इन वेरी फास्टली। ये नीचे की तरफ मूव करने लगती है एयर, इट स्टार्ट मूविंग डाउन। तो होता क्या है, एक तरह का सर्कुलर विंड फॉर्मेशन बन जाता है। ये सर्कुलर विंड फॉर्मेशन जब बनता है तो सिर्फ सबसे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है, जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन में, यानी एकदम सेंटर ऑफ द साइक्लोन में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। किसी भी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस कारण नहीं होता है, कारण होता है प्रेशर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हमें सी सरफेस के पास दिखाई देता है, और मूवमेंट ऑफ द एयर होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। और जब ये चीज़ स्टार्ट होती है तो काफ़ी छोटे लेवल पे होती है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो राइज हो रही है वो बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो सिंक हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है। जब वॉल्यूम ऑफ एयर राइज होने वाली बढ़ रही है, राइज होने वाली जब एयर बढ़ रही है और सिंक होने वाली एयर बढ़ रही है, तो क्या होगा, दूर दूर से गर्म हवा अब इकट्ठा होने लगती है और क्या फॉर्म करने लगती है, एक तरह का सर्कुलर फॉर्मेशन चारों तरफ ऐसे लेने लगते हैं। तो ये जो 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 पैटर्न है ये सबसे ज़्यादा इंटेंस रहता है सेंटर पे। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि अलग अलग जगह से सी जो ये वार्म एयर है ये राइज करने लगती है, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप लाइक दिस, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप लाइक दिस। ये यहाँ से भी ऐसे से राइज करते ऊपर जाती है, ये यहाँ से भी ऐसे से ऊपर राइज करते हुए जाती है। तो होता क्या है, हर तरफ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, और ऊपर वह उतनी ही ठंडी हवा भी है। तो उतनी ही ठंडी हवा जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा होता है, वो वहाँ से वो आपको ऐसे साइक्लोन में आपको ठंडी हवा नीचे बरसते हुए दिखाई देती है। और इसीलिए साइक्लोन को जब भी हम देखते हैं तो हमें एक सर्कुलर पैटर्न में दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने फैक्ट्स में सिंपल समझाया हुआ था कि स्टेज 1 होता है कि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर की होने की वजह से जो हवा है ऊपर गर्म होती है और वो फिर राइज करने लगती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिससे कि लो प्रेशर एरिया इन द आई क्रिएट होता है। और ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स करने लगती है, और कोल्ड एयर स्टार्ट मूविंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द आई, एंड दिस बेसिकली is called as a cyclonic formation. So all happens because of the pressure difference between the above air and the sea surface temperature, the pressure above the sea surface. Yes, they have direct connotation with the temperature, but एक बार आई थिंक 2017 में क्वेश्चन आया था, और उसमें यह था कि जो साइक्लोन की आई रहती है उसके अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज। इस तरह के फैक्ट्स आए थे। तो आप ये याद रखिएगा, मेन क्रक्स ऑफ द मैटर इज प्रेशर। तो कुछ अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर देखेंगे, पर पहले हम यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज़ अ फोर्स फॉर्म्ड इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो देख लेते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपको क्या पता है। तो एक क्वेश्चन है,
और ये 2019 में फॉरेस्ट सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में नहीं आया है, पर यूपीएससी ने ही पूछा है। तो हम देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन 2005। द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है क्रिएटेड अंडर दिस। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैव मोर देन 9 members, इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन, एंड टेन्योर ऑफ द मेंबर्स इज 5 years। तो अब पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इसको मैं आंसर करने का तरीका बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही आपने ये वर्ड 5 years पढ़ा, आप इसको मान लीजिए कि ये सही है। आप इसको मान लीजिए कि ये सही है। इसमें इफ क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में लेकिन अब हम देखेंगे कि डी वाले ऑप्शंस के साथ हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है कि ये तीनों गलत हो सकता है कि ए पहला वाला गलत हो। अब हमें चेक करना है सी, बी और ए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में आपको इतना ज़रूर पता होगा कि ये बेसिकली 2005 में बनी थी। तो जब ये 2005 में बनी थी तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम फंस गए हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें डी नहीं है इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। क्योंकि इसमें डी नहीं है तो हमें 2 स्टेटमेंट पता है कि वो सही हैं, तो हमने 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिए। अब हम फंसे हैं इन दोनों में। यूपीएससी का जो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों, वो ऐसा ही है। आप 4 में से 2 स्टेटमेंट जानते हैं, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 4 स्टेटमेंट में से अगर आप 2 स्टेटमेंट जानते हैं तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पे हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम डिकोड कर रहे हैं ट्रिक्स ऑफ द प्रीलिम्स, उसके ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हम फंस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन में, ऑल ऑफ द अबव में। यानी कि अगर सही है तो फिर बी और सी दोनों सही हैं, और अगर गलत है तो बी गलत है, क्योंकि ऑप्शन 2 में बी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है ये 9 members के बारे में बात कर रहा है, इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन। तो ये फैक्ट तो हो सकता है कि किसी कीमत पे आपको कभी ना याद आए कि कितने मेंबर्स होते हैं एनडीएमए के अंदर, ठीक है हम भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए। जबकि सिंपल फैक्ट, जब भी कोई आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़ेंगे तो चेयरपर्सन आपको हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। So these are the tricks of elimination which you need to apply owing to some basic information which is very much required। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक्स ऑफ एलिमिनेशन आपके ऊपर काम करेंगी, आपके लिए कारगर होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आरजेडी के चीफ ने क्वेश्चन किया है यूपी गवर्नमेंट ने काहे लिए देर लगाया लखीमपुर खेरी के विक्टिम्स को अभी तक मुआवजा देने में। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो क्वेश्चन किया है वो ड्यूरिंग 0 hour किया है राज्यसभा में। तो ये सवाल जो पूछा उससे ज़्यादा हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है 0 hour और क्वेश्चन आवर का सिग्निफिकेंस। तो 0 hour क्वेश्चन आवर के सिग्निफिकेंस के ऊपर अब डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में आपको उनके बीच में डिफरेंसेस और बेसिक समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर की बात करते हैं। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट के लोगों को, सदस्यों को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का, और ये बेसिकली लोकसभा में यूजली पहला घंटा होता है। यानी कि लोकसभा जैसे ही कन्वीन होता है तो पहला जो चीज़ पूछा जाता है, पहला जो टाइम अलॉट होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं अपने सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, और ये किस फंडामेंटल को आगे ले जाता है, दैट एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में जवाबदेही है, उसको जवाब देना पड़ेगा अपने काम के लिए। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हम इसको कहते हैं। क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं, और ये संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स के द्वारा गवर्न होता है क्वेश्चन आवर तक। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं दोनों हाउस के, वो क्वेश्चन आवर के कंडक्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है, या जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। अब बात करें 0 hour की, तो 0 hour को 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 बजे स्टार्ट होता है।
क्योंकि ये 000 आवर्स पे स्टार्ट होता है। आइडली 00 का मतलब रात होता है, रात का 12, बट एक तरह का नॉन कन्वेंशनल तरीका है कहने का। ये 1962 से स्टार्ट किया है ज़ीरो आवर। और जब रवि रे जी 9 स्पीकर थे तब इन्होंने ज़ीरो आवर को कैसे रेगुलेट करना है उसके ऊपर कुछ नियम कानून बताए थे। और राज्यसभा का यूजली पहला घंटा ज़ीरो आवर से ही स्टार्ट होता है और लोकसभा का पहला घंटा क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है पर ये कन्वेंशन है, कई समय से ये चलता आ रहा है। तो ज़ीरो आवर के ऊपर बात यह है कि ये इंडिया पार्लियामेंट का अपना यूनिक इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना पार्लियामेंट्री रूल में कहीं मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि क्वेश्चन आवर का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, काफ़ी रेगुलेशन होती है। क्वेश्चन आवर के अंदर आप लिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए। किससे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आवर एक तरीके से जस्टिस नहीं करता है। तो मेंबर्स जो है उनको बिना प्रायर नोटिस के भी सवाल पूछने का एक तरह का दायित्व होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ज़ीरो आवर के थ्रू निकल के आता है। और ये क्वेश्चन आवर के बाद जस्ट इमिडिएटली स्टार्ट होता है जब तक हाउस का एजेंडा ना टेकअप कर लिया जाए, यानी इट इज़ दैट पीरियड बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द बिजनेस ऑफ द हाउस के ब्रीफ पीरियड को हम ज़ीरो आवर बोलते हैं। कितनी देर का चलेगा, कितने घंटे का चलेगा, इसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी टाइम लिमिटेशन नहीं मेंशन की गई है। यहाँ पे एक ही बात यह है कि मंत्री जो हैं ज़ीरो आवर में उनसे क्योंकि सवाल पूछा गया वो रैंडम क्वेश्चंस हैं और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में भी ना हो, इसीलिए जो मंत्री है, मंत्री परिषद हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, दे आर नॉट लायबल टू आंसर, दे कैन डॉज द क्वेश्चंस and there is no question of accountability if a member of parliament if a minister is denying to answer a question raised by member of parliament। तो क्वेश्चन आवर और ज़ीरो आवर के ऊपर ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, तो ये स्टेटमेंट्स आप ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट कहता है मैटर्स टेकन अप ड्यूरिंग ज़ीरो आवर कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू पर्सनल इशूज़ बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ज़ीरो आवर में जो मैटर लिया गया उसको हम पर्सनल इश्यूज बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है स्पीकर ऑफ लोकसभा को एक शॉर्ट नोटिस देना चाहिए, मस्ट बी गिवन बिफोर 10 AM बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको क्वेश्चन रेस करना है ज़ीरो आवर में। ठीक है। तीसरा, ज़ीरो आवर को मेंशन किया गया है एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी पार्ट है। अब यहाँ पे आपको जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता है बॉस, आप ये स्टेटमेंट को गलत सही नहीं कर सकते। जब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आप गौर नहीं फरमा पा रहे तब तक आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़ीरो आवर क्वेश्चन आवर के ऊपर जब थोड़ा सा स्टडी कर लें, वीडियो को पॉज करके गूगल करके, और फिर उसके बाद आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा। आपके आंसर सही होने चाहिए। ऑप्शंस देख लीजिए, 1 और 2 पहले दूसरे सही हैं। दूसरा कहता है पहला और तीसरा सही है। तीसरा कहता है कि कोई भी नहीं सही है। और चौथा कहता है कि सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो सही समझ में आ रहा है। तो यू कैन, बेसिक फैक्ट्स के ऊपर है एंड मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फ्रंट पेज के एक लास्ट न्यूज़ पे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब अक्सर न्यूज़ में हमारे सामने ये चर्चा आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है वो किस आधार पे होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर जी ने भी बोला है कि कलेजियम जो है वो एक तरह का पार्शियल तरीका है और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीका है, तो हमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लेके आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कलेजियम कितने लोगों की बॉडी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो कलेजियम इज़ कंपोज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है कलेजियम में, और अगले 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के नाम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को। ये फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कलीजियम एक बॉडी है जो कि सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है जज केसेस से, जजेस केस से, और ये 1993 का बेसिकली जो है 1993 1998। ठीक है, और इसको हम कहते हैं 3 जजेस केस। 1 2 3 3 बार हुए थे ये जज केस, तो आपको 3 जजेस केस कहते हैं, 3 जज केस, 3 जजेस केस, है ना।
और यहाँ पे याद रखिएगा कलीजियम एक ऐसी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ना ही किसी स्टैट्यूट में मेंशन्ड है। तो ये कलीजियम सिस्टम के ऊपर है। और आप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर फैक्ट्स तो डेफिनेटली पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पेकुलेशन जो है ख़त्म कर दिया है। बोला है कि ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के चुनाव हम हार गए होंगे, लेकिन अभी भी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन है और मेयर का चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। स्वाति मालीवाल जी के ऊपर फाइनली एक केस रजिस्टर हो गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करने के लिए। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इनके बहुत सारे फैसले एज अ लॉयर मुझे नहीं पसंद आ रहे थे, क्योंकि हम लोग भी इसी प्रोफेशन में हैं। और हाँ ठीक है, ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में वुमेन राइट्स के लिए बात कर रही थी, पर जिस तरीके से ये सुओ मोटो पावर का अब्यूज़ करती जा रही थी, कहीं पे कोई भी बात हो इन्होंने सुओ मोटो कॉन्ग्रेजेंस ले लिया, एफआईआर रजिस्टर करा दी, एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी प्रिपेयर नहीं करी, एक प्राइम एफएसआई असेसमेंट के बेसिस पे इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। कई सारे बेगुनाह लोग ज़बरदस्ती कानून के लपेटे में आ जाते हैं इस तरीके से। तो यूजुअली हम क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ का निस्तारण बिना लीगल मशीनरी को इन्वोक किए कर सकते हैं, तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वाति मालीवाल जी अपने काम में कहीं पे कमज़ोर थी, लेकिन शायद ये भूल रही थी कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट वाला डिसाइड होती है। आज गवर्नमेंट आपके फेवर में अगर है तो आप चल जाओगे, अगर गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है तो आपके खिलाफ खतरा हो सकता है। और वही हुआ है इनके साथ। जो बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर हैं दिल्ली असेंबली में, रणवीर सिंह भिदोरी, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिख दी और कहा कि इंक्वायरी करिए, ज़रा एक्सटेंसिव इंक्वायरी करिए कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में अपने सारे अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। स्वाति मालीवाल जी के ऊपर क्या चार्ज लगा? स्वाति मालीवाल जी के ऊपर चार्ज ये लगा कि इन्होंने बेसिकली आम आदमी पार्टी के वर्कर को इस वुमेन राइट्स बॉडी में इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साफ साफ एक तरीके का पॉलिटिकल वेंडेटा बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी दिखाई भी देता है, जहाँ पे एक दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की ऑफिसर, डेफिनेटली एक आईएएस ऑफिसर है, जो कि इसके घेरे में आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट लेना किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए या आईपीएस ऑफिसर के लिए खतरनाक हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मशीनरी में डिसिप्लिन, एथिक्स, वैल्यूज़ अभी तक इसीलिए फॉलो हो रहे थे क्योंकि एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो थे, हमारे डिप्लोमेट्स जो थे, वो फेम सीख नहीं करते थे। आज यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, हर अफसर अपनी अच्छी बातों को सामने रखना चाहता है और हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो पूजते हैं इनको। मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहना चाहिए। ये कोई भगवान नहीं है और आप ये भगवान वाली पोस्ट में जा नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी बिल्कुल लायक हैं, आप भी इसके काबिल हैं। लेकिन अगर आप फेम के चलते, क्योंकि अभी हमने देखा कि रिसेंटली एक आईएएस लेडी ऑफिसर ने करप्शन का मैटर सामने आया एंड शी हैपन टू बी द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ हर टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कहीं ना कहीं कि हम बहुत जल्दी फेम के चलते पॉलिटिकल हो जाते हैं, और जब हम पॉलिटिकल हो जाते हैं तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर के फंडामेंटल से हम अगेंस्ट चले जाते हैं और वो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को खतरा दे सकता है। तो किस तरीके से ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट में होने के बावजूद भी पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इनको ये ट्वीट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे लगता है कि इनको रिफ्रेन करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने कहा है, दिल्ली कोर्ट ने कहा है चार्जेस फ्रेम करने के लिए। तो अगर आप एक, अब मतलब ये तो सीधा हो गया कि एग्जीक्यूटिव सामने जुडिशरी के खड़ा हो जाए, बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है, अगर आपने गलती नहीं करी है तो फिर आपको आई विल रिस्पेक्ट वट एवर द कोर्ट इज सेइंग एंड दैट शुड हैव बीन आवर ऑफिशियल ट्वीट। बट द मोमेंट शी हैज ट्वीटेड दिस, now she has become political and it cannot be excluded that she has zero political links, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको अपनी ईमानदारी प्रूव करनी पड़ती है, और जबकि चोर जो हैं वो खुले घूम रहे हैं। तो ये तो सीधा अटैक है आपके कोर्ट के ऊपर। अब कोर्ट आपको छोड़ेगा क्या? दिल्ली कोर्ट है वो। प्लीज अंडरस्टैंड मैम, एंड दैट इज वॉट आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, whoever is watching this video. This particular profession is not about fame, is not about money, it's about service.
ठीक है। यहाँ पे वेल क्राफ्टेड आंसर आपके एथिक्स के काम नहीं करने वाले। हो सकता है आप निकल जाओ, क्लियर हो जाओ, पर आप इंटरव्यू में बिल्कुल फेल हो जाओगे। इंटरव्यू में बिल्कुल फेल हो जाओगे। वेल क्यूरेटेड आंसर्स नहीं होने चाहिए। आपकी अंदर पर्सनालिटी जो है वो खुल के सामने आनी चाहिए और उसके अंदर पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पे एक और इस तरह का मामला सामने आया जहाँ पे एक जज के कुछ प्राइवेट वीडियोस जो हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस जो हैं, वो शेयर हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जज ने बोला व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से कि उसको बंद कराइए। तो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें एक स्पेसिफिक मोबाइल नंबर नहीं दोगे आप कि कहाँ से वीडियो शेयर हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की प्राइवेट लिंक नहीं है ये, किसी भी तरह की प्राइवेट लिंक नहीं है ये। उस जज का नाम जो है ऑब्वियसली हिडन रखा गया, ये तो एक नॉर्म ही है, हिडन रखा गया। और परमानेंट इंजंक्शन की बात कर रहे थे, यानी परमानेंट रोक की बात कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि कोई लीगल एक्शन का कोई बेसिस नहीं है और ऑर्डर आना चाहिए, आदेश आना चाहिए कोर्ट की तरफ से। ठीक है। और व्हाट्सएप को अपीयर किया था कपिल सिब्बल साहब ने और उन्होंने कहा कि एक आदेश आना चाहिए कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट तब तक आदेश नहीं दे सकता जब तक कि पिटिशनर उससे नंबर शेयर ना करे कि ये वीडियो लीक कहाँ से हुआ, और वही तो पता करना सबसे मुश्किल काम है। बाकी यहाँ पे एक अगली न्यूज़ और हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से बीजेपी लेड 2 स्टेट्स जो हैं ये अगेन बॉर्डर रो में फंस चुके हैं। मतलब हमारे स्टेट्स में भी अभी बॉर्डर इश्यूज बाकी हैं, ये एक देखने वाली बात है। और यहाँ पे अमित शाह जी ने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों राज्यों के बीच में ये एक दंगा फसाद वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो और सर्विसेज जो हैं वो रिज्यूम हो जाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनमें इफेक्ट ना हो। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट जी को कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के ऑफिस में मार पिटाई की गई है और इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन और कंट्रोलर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक आपका स्टैट्यूटरी राइट है। दोनों किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, अगेन ये इशू हमारे लिए समझने वाला है। फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रैमजेट इंजन का जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है और ये आपके लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को ट्राइसोनिक विंड टनल प्राप्त हुआ। ये ट्राइसोनिक विंड टनल है क्या? तो विंड टनल्स क्या होते हैं? दे आर डिवाइसेस यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एयर फ्लोज ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक एरोप्लेन है, एक रॉकेट है, उसको एक टनल के अंदर डाल दिया जाएगा और बहुत तेज़ी से एयर पास करी जाएगी। उससे होगा क्या? इस रॉकेट के इसके एरोडायनेमिक्स जो हैं वो टेस्ट हो सकते हैं। तो ये भी हमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में पता चलता है यहाँ से GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक। उसके बाद ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई है। 3 हिमालय के मेडिसिनल प्लांट्स को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है। अब रेड लिस्ट के ऊपर प्री में काफ़ी सवाल आते हैं, IUCN के ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये आपके लिए स्टार पॉइंटर हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए, जो कि हम आपको नहीं बता रहे हैं। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि इनके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन इसमें आपको नाम इनके, ये मुझे नहीं लगता कि आपको ये नाम याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन IUCN और रेड लिस्ट के बारे में ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी IUCN के को हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया है, अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट है 2022 का, उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, तो आप उसको देखिएगा एक बार। फर्दर ये एडिटोरियल्स पे हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो आएगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। हम और कुछ देख लेते हैं। कलेजियम की एक कंटिन्यूड न्यूज़ है। यहाँ पे जज ने कह दिया कि हम किसी भी तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर इसको नहीं ला सकते हैं, और अगर ऐसा कर दिया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के आदेश की अवहेलना कहलाएगा। तो ये कोर्ट का आदेश आ चुका है कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है जजेस को अपॉइंट करना। 124(2) के अंदर, आर्टिकल 124 के 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के अंडर हाई कोर्ट। तो वो नहीं कर सकते ऐसा। रेस एज बार फॉर मैरिज फॉर मुस्लिम वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा, और उन्होंने ये कहा है DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच के सामने कि होता क्या है कि लोगों, हमारे यहाँ लीगल एज जो है वो दैट इज़ बेसिकली 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन। इट डजेंट मैटर आप किस रिलीजन के हो, आपके लिए उतनी ही है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम के पर्सनल लॉ में मैरिजेबल एज इज
15 ईयर्स, ठीक है, अंडर द पर्सनल लॉ इट इज़ 15 ईयर्स। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करने देंगे तो होगा क्या, मुस्लिम वुमेन को अब्यूज़ और हरासमेंट फेस करना पड़ेगा। और मेन लीगल क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए, जो पार्लियामेंट ने जो नियम कानून बनाए, उसके ऊपर पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा कि हमें अपने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की माननी पड़ेगी कि हमें पर्सनल लॉ की माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है भारत के लिए, जहाँ पे हमें रिलीजन को भी बैलेंस करना पड़ता है हमारी यूनिटी एंड हार्मनी के साथ, वहाँ पे देखने को मिलता है हमको। तो बिल 6 टू सेटअप अप कमीशन टू कर मेडिकल कॉस्ट, ये भी आया है। और सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है बिल कि शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को मॉडिफाई करना है 4 स्टेट्स में। शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को मॉडिफाई करना है, कहाँ करना है, गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस करा है, कहाँ पे, लोकसभा में, याद रखिएगा लोकसभा में। कौन से 4 स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और वो एक्ट का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950, ठीक है। तो ये बिल से इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, डेफिनेटली हट्टी कम्युनिटी के बारे में है, ठीक है। इसके ऊपर आपको काफ़ी टॉपिक्स दिखाई देंगे और यहाँ पे ट्राइब्स के नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि नारिको वरन, नारिको नारिको रवन एंड कुरुविकरन कम्युनिटी है, कहाँ की है, ऑब्वियसली ये कर्नाटका की समझ में आती है, तमिलनाडु में भी हो सकती है। और बेट्टा कुरुबा जो कि ऑलरेडी काडू कुरुबा जैसी शेड्यूल ट्राइब है कर्नाटका की, वो भी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। और देवनागरी स्क्रिप्ट में एडेड नंबर ऑफ सिनोनिम्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर ऑलरेडी कैटेगराइज भारिया भूमिया ट्राइब छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो ये सारे ट्राइब्स जो हैं इनको हट्टी कम्युनिटी ट्रांसगिरी रीजन में, ये हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। और बीजेपी ने इसी तरीके से काफ़ी जगह की ट्राइब्स का ऐड करने की कोशिश किया है, यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया है। आप इसको पढ़ेंगे, बाकी सारी रीजनल न्यूज़ है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट 51.5 बिलियन का है। व्हाट इज़ ट्रेड डेफिसिट डियर, जब आपका इम्पोर्ट यानी आप खरीदो ज़्यादा और बेचो कम, यानी कि खर्चा ज़्यादा करो कमाओ कम, जब ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और भारत बेसिकली इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है, ये आपको इस डेटा से देखने को मिलेगा। 60.27 बिलियन डॉलर्स का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है, और 8.77 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, हमारा पैसा चाइना में ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी एक सलाह दी है ऐसे दौर में। वी अनंत नागेश्वरन जी ने क्या सलाह दी है आपको पता है? वी अनंत नागेश्वर जी कह रहे हैं कि भारत के पब्लिक सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? कैपिटल बनाने के लिए जो खर्चा करो। कैपिटल हम किसको बोलते हैं? कैपिटल हम परमानेंट एसेट्स को बोलते हैं। परमानेंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? भाई आप रोड बना रहे हो, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप डैम्स ब्रिजेस बना रहे हो, आप रेलवे नेटवर्क ले कर रहे हो, रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हो, कुछ आप नए डीजल इंजन्स बना रहे हो, नए आप एक तरीके से कह सकते हैं रेलवे इंजन्स बना रहे हो, आप नया एयरक्राफ्ट बना रहे हो, आप नए एयरपोर्ट्स बना रहे हो, या आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का, आप नए बस कॉरिडोर्स बना रहे हो, आप हाईवे को दूसरे हाईवे से लिंक कर रहे हो, आप नए टोल सिस्टम्स बना रहे हो, ये सब हो जाता है पब्लिक सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि गवर्नमेंट जो अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लोन्स के आधार पे करती है, तो हम बहुत ज़्यादा डेट में नहीं रख सकते सरकार को। तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार जो है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा कम करे, क्योंकि जो प्रपोज किया था वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लेके आ रहे थे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट कर रही है, बैंकिंग सेक्टर हमारा स्ट्रांग होगा, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री प्रमोट होगा। लेकिन सरकार को अपनी बोरोइंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा।
और ये अच्छा नहीं है। जब पूरी दुनिया रिसेशन फेस कर रही है तो आपकी सरकार उधार में चली जाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं। यहाँ पे चाइना ने कहा कि वो गल्फ रीजन से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से तेल खरीदता रहेगा युआन में, अपनी करेंसी में, और डॉलर को कमज़ोर करता रहेगा। तो पूरी दुनिया ही आज डी डॉलराइजेशन के ऊपर बात कर रही है। वॉस्त्रो नॉस्त्रो अकाउंट्स हमने भी खोल रखे हैं रशिया के साथ, रूपी रूबल ट्रेड हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा चाइना और इंडिया दोनों बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से जहाँ हम ट्रेड जो ऑयल है वो कम ले पा रहे हैं, अभी काफ़ी हद तक ऑयल हम रशिया से लेने लग गए हैं। तो वहीं पे चाइना हमको दिखाई दे रहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को उसने वादा किया है कि वो अपना इंपोर्ट्स को एक्सपांड करेगा, नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स को एक्सपांड करेगा। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को फ़ायदे का सौदा, मुनाफे का सौदा मिल रहा है चाइना की तरफ से। तो ये तो हो गई कंटेक्स्ट की बात। आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये IRGS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट समझ में आएगा। चाइना में शायद यही वापस से वही दिक्कत है कोविड-19 की, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। अब ये सच है कि अफवाह है, किसी को नहीं पता, बट हम कुछ फैक्ट्स को कर लेते हैं। आप हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, हमने अभी न्यूज़ में देखा। प्रहलाद जोशी, मनीष हेगड़े, अर्जुन मुंडा या दिनेश संथली। प्लीज़ अपने आंसर्स को हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगला सवाल करते हैं हम। बेसिकली आपसे सवाल क्या है, कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऊपर, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट के 1992 के कानून के द्वारा बनाई गई थी। करेंटली जो चेयरपर्सन है वो रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है। पर्पस क्या है इस बॉडी का, ये कमीशन क्यों बनाया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स महिलाओं को क्या मिले हैं उनको रिव्यू करेगा, ठीक है। इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, ये ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है। सिविल कोर्ट क्या कर सकता है? आपको बुला सकता है, सुनवाई कर सकता है, आपको डायरेक्शंस दे सकता है कि भाई ऐसा मत करो, आपको रोक सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से आपको पनिश नहीं कर सकता। ये इसकी जो रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार के सामने हर साल जाती है। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। जैसे कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन पे हम बात कर रहे थे, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यूनियन लेवल पे है। कंप्लेंट आप इसके सामने डाल सकते हो, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है और ये रिक्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिया, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और इंडिया एज अ होल टू टेक मेजर्स टू मिटिगेट द इश्यूज, राइट। इसके जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं वो रिकमेंडेटरी रहते हैं, यानी सुझाव की तरह रहते हैं, बाइंडिंग नहीं रहते। इसके पास किसी भी तरह की पावर नहीं है अपने डिसीजंस को एनफोर्स करने की, तो एक तरीके से ये डेड लेटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कोई खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंशनड नहीं है, डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इसीलिए इस ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को ये समन नहीं कर सकती। और अपने मेंबर्स भी ये खुद से नहीं चूज़ कर सकती है, इसके मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट चूज़ करता है। तो क्या ये बॉडी इंडिपेंडेंट रहेगा ये अल्टीमेटली? इसी तरीके से आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि एक अलग स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में पढ़ सकते हैं, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को पढ़ेंगे। तो ये तीन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर एक नोट बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे नोट्स का रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के नोट्स प्रोवाइड हो जाएं, इसके ऊपर भी लेक्चर प्रोवाइड हो जाए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और हम आपके लिए प्रिपरेशन में आपके सारथी बने। So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's newspaper analysis. We have completed almost all the 8 topics through question format, discussion format और through written notes. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और जिन 2 सवालों के आंसर आपसे मांगे हैं कमेंट सेक्शन में उनको करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।